आज की क्लासेस में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 करेंगे, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, समष्टि में जो तुम्हारा है वो न्यूमेरिकल पार्ट्स है, जैसे हमारा जीडीपी, एनएनपी, एफसी, ये सब निकालना है। ठीक है, तो वो सब निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। कुछ चीज़ों का पता होने का चाहिए का मतलब है कुछ मेन टॉपिक्स, क्योंकि हमारा ये थ्योरी जो हमारा ये फॉर्मूले हैं, कुछ इसके फॉर्मूले अलग तरीके से बताए गए हैं जो कि हम करेंगे इस वीडियोस में। और देखो सबसे पहले फॉर्मूले तो तुम्हारे 4th चैप्टर में है। ठीक है, आय विधि, व्यय विधि। ठीक है, तुम्हारा आय विधि में तुम्हारा कैसे होगा, व्यय विधि में कैसे होगा, मूल्य वृद्धि विधि में कैसे होगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको उसके अंदर का सारा टॉपिक आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपके चैप्टर में राष्ट्रीय आय, तुम्हारा राष्ट्रीय आय जो होता है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय। अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय आय तुम्हारी पहले 2 विधि से निकलती है। पहला तो एक तो होता है तुम्हारा राष्ट्रीय आय, ओके, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, ओके। और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। देखो यहाँ पे विधियाँ आप लोगों को ना, मैंने चैप्टर तो बता दिया है, बट यहाँ पे मेन मोटिव चैप्टर नहीं है, यहाँ आपका मेन मोटिव टॉपिक है। आपको मैंने बताया कि आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ाऊँगी मैं। तो देखो ये 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक आप 3rd चैप्टर नहीं कर लेते तब तक आपको 4th चैप्टर नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, राष्ट्रीय आय में हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। ये तो तुम्हारा कौन सा पार्ट होगा, ये तुम्हारा 3rd पार्ट होगा, और ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर होगा, ये 4th चैप्टर होगा। लेकिन मैं तो टॉपिक वाइज मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्लियर है। अब सबसे पहले हमें भाई स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान ये रहा है। ठीक है, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों ठीक है, सामान्य निवासियों तथा, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अभी तो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। ठीक है, कि सामान्य निवासी, अभी मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी। सामान्य निवासी तथा कारक आय, आप लिख सकते हैं सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय
का कुल जोड़ ठीक है, कारक आय का कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सामान्य निवासी, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। सामान्य निवासी का मतलब होता है, यहाँ हम बात करें सामान्य निवासी जो कि हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने जितना पैसा क्या किया है, अर्जित किया है, उनका कुल जोड़ हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कारक आय भी पढ़ा है। कारक आय का मतलब क्या होता है, आय से क्या मतलब होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आय से क्या मतलब है, देखो ये थोड़ा चैप्टर ना अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो आपका ये कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, और अगर आप इसको इजी वे में समझेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। आप इसको जितना से ज़्यादा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट में आप लोगों को कुछ याद करने का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स है। अगर आप थ्योरी पार्ट अच्छे से करते हो तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट में गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चैप्टर पे ध्यान देना, जहाँ पे दिक्कत हो प्लीज़ मेरे को ज़रूर पूछना। आय, अब देखो आय तुम्हारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो तुम्हारा कारक आय होता है, ठीक है, कारक आय, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है हस्तांतरण आय। ठीक है, हस्तांतरण आय, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। देखो कारक आय को हम कारक भुगतान भी कहते हैं, कारक भुगतान, और हस्तांतरण आय को हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, भुगतान में डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, हस्तांतरण तो लिखा हुआ है। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान और हस्तांतरण आय। अब सबसे पहले आप लोग मेरे से बोलोगे कि मैम ये क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आय हमारा 2 तरीके का होता है, एक कारक आय होता है, एक हस्तांतरण आय होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कारक आय की। कारक आय हमारा क्या होता है, ठीक है, तो कारक आय क्या होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कारक आय, चलो हम लिखते हैं इसमें कारक आय क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हैं कि कारक आय कारक सेवाओं अथवा उत्पादन के कारकों जैसे कौन कौन से लोग होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे भूमि हो गए, ठीक है, श्रम हो गए, उसके बाद पूंजी हो गए तथा उद्यमी हो गए। ठीक है, ये आपके कारक होते हैं, कारक लोग मतलब जो काम करते हैं, तथा उद्यम या उद्यम वृत्ति। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, उद्यम हो गया, उद्यम मतलब उद्योग वगैरह, आपका फैक्ट्री वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये आपके कारक होते हैं। अब इसके बाद आप लिखेंगे उद्यम से कारकों से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए ना भाई, मैंने ये इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को पता हो कि कारक कौन कौन से होते हैं। हम कारक आय की बात नहीं कर रहे, अभी हम कारक की बात कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं। ठीक है, ये कारक हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि परिवार उत्पादन के कारकों के स्वामी ही होते हैं, उत्पादन के कारक के स्वामी होते हैं। ओके, उत्पादन परिवार
उत्पादन परिवार आप लिख सकते हैं यहाँ पे उत्पादन परिवार से कारक सेवाएं, ठीक है, क्या करते हैं, कारक सेवाएं भाड़े पर लेते हैं। ओके, मतलब भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया या उद्यम हो गया, ये सब क्या करते हैं, परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र लेते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे आप क्या करोगे, आप ऐसा बोल सकते हैं या फिर उनको खरीदते हैं या फिर उनके, और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे परिवारों, आप लिख सकते हैं परिवारों को उत्पादकों से भुगतान प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब परिवार को क्या करते हैं, उत्पादकों से, जो उत्पादक उत्पादन करते हैं उनसे क्या होता है, उन्हें भुगतान प्राप्त होता है। अब सॉरी, ठीक है, क्लियर है इतना। मतलब इसमें अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये भुगतान कौन कौन से, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि भुगतान का क्या मतलब होता है यहाँ पे। वेट अ मिनट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कार्यकाय की बात कर देते हैं हम लोग कार्यकाय से। जैसे ये हमारा क्या हो गया, परिवार क्षेत्र हो गया, परिवार क्षेत्र हो गया, मैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। और ये हमारा क्या हो गया, उत्पादक क्षेत्र हो गया, क्षेत्र। ठीक है, क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि अगर दिक्कत होगी, भुगतान प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनसे भुगतान प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र को क्या क्या देंगे, आप देखो, भूमि देंगे, श्रम देंगे, पूंजी देंगे, और हम क्या देंगे, उद्यम देंगे। ठीक है, अब उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र को क्या क्या देगा, किराया देगा। ठीक है, भूमि का किराया होता है, पता है आपको, ब्याज होगा। ठीक है, उसके बाद पूंजी का ब्याज हो जाएगा, उद्यम का लाभ हो जाएगा, और श्रम की मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। तो आप लोगों को ये मतलब एक फ्लो, मैंने आप लोगों को आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ाया था ना, तो कुछ इस तरह से होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को ये कोई भी दिक्कत हो इसमें, क्योंकि मैंने, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लेना कि परिवार क्षेत्र किस तरह से उत्पादन क्षेत्र को किराया, लाभ, ब्याज, मजदूरी वगैरह देता है। ठीक है, तो आप इस बात पे ध्यान रखना। अगर आप लोगों को लगे कि इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारा कारक आय कैसे मिल रहा है हम लोगों को, कि जैसे हम लोगों ने कि इनको हम मजदूर दे रहे हैं, फिर हमें ये लोग क्या कर रहे हैं, आय के रूप में कारक आय प्राप्त कर रहे हैं, जैसे किराया, ब्याज, लाभ। तो ये हमारी क्या होती है, कारक आय। जो वो लोग भुगतान करते हैं, जो परिवार क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र भुगतान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कारक आय कहते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बना के लिखना चाहते हैं कि परिवार क्षेत्र द्वारा जो सेवाएं उत्पादन क्षेत्र को प्राप्त होती हैं, किया जाता है, उनसे उत्पादन क्षेत्र जो उन्हें भुगतान करते हैं, उसे ही हम कारक आय कहते हैं। आप इस तरह से बना के लिख सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को समझाया था कि आय कारक आय, कारक भुगतान। ठीक है, अब कारक आय आप लोगों को मिल गया, कारक भुगतान कौन करेगा, उत्पादन क्षेत्र करेगा, आय कौन लेगा, परिवार क्षेत्र लेगा। ओके, अब हम बात करते हैं हस्तांतरण आय की। ठीक है, सबसे पहले हस्तांतरण आय, हस्तांतरण आय। ओके, अब हस्तांतरण आय क्या होती है, आप लोगों को देखो, हस्तांतरण का मतलब होता है, यहाँ पे आप लिखोगे, यह एक
एक पक्षीय भुगतान है, जैसे दान, नगद, उपहार, विद्यार्थियों को पेंशन आदि। ओके, तो इसी को हम क्या कहेंगे, हस्तांतरण आय कहेंगे। क्या होता है कि हस्तांतरण आय, जैसे कि मैंने बोला, यह एक पक्षीय भुगतान है जिसे दान, उपहार, विद्यार्थियों को पेंशन नहीं होगा, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मतलब जैसे उनको वो गवर्नमेंट से पैसे वगैरह मिलते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन। ठीक है, तो या पेंशन आप डायरेक्ट लिख दो पेंशन। ओके, पेंशन आदि। ठीक है, अब आप लोगों को हस्तांतरण आय के बारे में पता चल गया। हस्तांतरण का मतलब एक ऐसा भुगतान होता है जिसके बदले में आप लिख सकते, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि हस्तांतरण भुगतान एक ऐसा भुगतान है जिसके बदले वस्तु एवं सेवाएं स्वीकार नहीं की जाती हैं, जैसे उपहार, छात्रवृत्ति। अगर आप अपने दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, वैसे ये सिंपल है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि हस्तांतरण आय हमारा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हस्तांतरण आय हमारा कितने प्रकार का होता है। हस्तांतरण आय के प्रकार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी जब आगे करोगे ना, तो आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, जो आप लोग क्या कहते हैं सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे सबसे पहला जो होगा वो आपका होगा निजी हस्तांतरण। ओके, निजी हस्तांतरण। अब निजी हस्तांतरण में देखो, निजी हस्तांतरण भुगतान आप लिख सकते हैं, निजी हस्तांतरण भुगतान। इसमें आपका क्या होगा कि इसमें आप लिख सकते हैं जन्म दिवस पर दिया गया उपहार, जेब खर्च। ठीक है, जेब खर्च हो गया, निजी हस्तांतरण में आता है, ये निजी हस्तांतरण में आता है, आप लिख सकते हैं यह निजी हस्तांतरण में आता है। ठीक है, तो आपका ये पहला हो गया। इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स करवाई दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए हस्तांतरण किसे कहते हैं, हस्तांतरण के कितने प्रकार होते हैं। कई बार वैसे तो आप लोगों को ऐसे कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, लेकिन ज़्यादातर ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे निजी हस्तांतरण भुगतान में कैसे क्या होगा, ठीक है ना, आपको इजी पता चलेगा, फिर आप इजी तरीके से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हस्तांतरण आय के प्रकार। अब आपने कर लिया निजी हस्तांतरण, जो कि हम नॉर्मली गिफ्ट वगैरह किसी को देते हैं। सेकंड हमारा आएगा सरकारी हस्तांतरण। ठीक है, भुगतान। ओके, अब देखो यहाँ पे आप लिखना, यहाँ पे इसके बारे में आपका क्या होगा, इसमें आप लिखोगे कि जैसे छात्रवृत्ति। अब आप लोगों को इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें आप डायरेक्ट आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ। छात्रवृत्ति हो गया
क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को देती है बट उनसे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ भुगतान करती है, एक तरफा भुगतान होता है। तो जैसे अनुदान हो गया, ठीक है, अनुदान हो गया, पेंशन हो गई, गवर्नमेंट वरिष्ठ नागरिकों को देती है आदि, ये हमारे किसके अंदर आएंगे, सरकारी हस्तांतरण के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा इसमें, थर्ड हमारा अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण भुगतान। ओके, तो आप लोग इसमें लिखना कि अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि सुनामी पीड़ितों को दिया गया सहायता या फिर कुछ भी आपदा वगैरह आना, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जैसे सुनामी पीड़ितों को दिया गया सहायता, ठीक है, आदि। अब यहाँ पे जैसे कई बार प्रलय आ जाता है, सुनामी आ जाती है, सूखा आ जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को दूसरे तक पहुँचाते हैं ताकि उनकी कुछ क्या हो सके, हेल्प हो सके। इतना क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने अभी यहाँ पे बताया था अनुदान, है ना। अनुदान क्या होता है, हाँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे अनुदान लिखवाया था ना, अनुदान का क्या मतलब होता है। मैं देखो एक छोटा पॉइंट्स भी मैं लिखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को जब क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नहीं, जो मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी, आय व्यय विधि, मूल्य वृद्धि विधि, तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें अगर आपने कर रखी होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। अब देखो अनुदान में क्या होगा, आप लिख सकते हैं अनुदान सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद इंसान या आदमी, ठीक है, इंसान को नगद या किस्म के रूप में दी गई सहायता अनुदान कहलाता है। देखो मैंने आपको ना प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स के अंदर मैंने आप लोगों को आय विधि, व्यय विधि हो गया, और हमारा आय का चक्रीय प्रभाव, वास्तविक प्रभाव, मौद्रिक प्रभाव, ये सब मैंने आपको कवर करवा दिया है। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखूँगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को ये पता हो। और दूसरी चीज़ आपका दूसरा हम लिख लेते हैं कर किसे कहते हैं। अच्छा, कर का हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अनुदान का मतलब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारा आएगा नेक्स्ट जो आएगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे सामान्य निवासी, क्योंकि हमने यहाँ पे सामान्य निवासी की बात की थी। सामान्य निवासी क्या होता है, आई होप आप लोगों को कार्य का हस्तांतरण है समझ में आ गई हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सामान्य निवासी क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो छोटा सा हो रहा है, वेट अ मिनट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्यक्ति या संस्था की। व्यक्ति थाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे होते हैं सामान्य और दूसरा हमारे होते हैं गैर निवासी, ठीक है।
या इसको हम अनिवासी भी कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे सामान्य निवासी जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, साधारण और क्या होगा, साधारण निवासी, और हम क्या बोलेंगे, असाधारण निवासी। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सामान्य निवासी की। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले सामान्य निवासी के बारे में हम बात करते हैं। सामान्य निवासी किसे कहेंगे, सामान्य निवासी। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं, सामान्य निवासी। तो आप लोगों को पता होगा कि सामान्य निवासी किसे कहेंगे, नहीं पता तो हम एक लिख लेते हैं, इसमें लिख सकते हो आप, एक देश का सामान्य निवासी। ओके, सामान्य निवासी वह व्यक्ति या संस्था, मैंने व्यक्ति और संस्था इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हम दो कैटेगरी में ताकि डिवाइड कर सके। ओके, तो व्यक्ति या संस्था होता है जो साधारण या साधारणता एक देश में निवास, एक देश में आप लिख सकते हैं, देश में निवास करता है। ठीक है, और जिसकी आर्थिक रुचि। ओके, आर्थिक रुचि का मतलब जो काम वगैरह करना है उसको, वो सारी चीज़ें उसी देश में कर रहा हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आर्थिक रुचि उसी देश में हो, और देश में आप लिख सकते हैं, देश में है, हमारे देश। तो आप ना देखो, जैसे कि सामान्य निवासी क्या होता है, जो नॉर्मली हमारे देश में रह रहा है और उसकी आर्थिक रुचि इसी देश में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य निवासी। उसी देश में हो या है। ठीक है, अगर हो आप लिखना चाहते हो, उसे हम सामान्य निवासी कहते हैं। ओके, देखो क्लियर है ये। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारे देश के सामान्य निवासी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे देश के सामान्य निवासी में निम्नलिखित शामिल हैं। आप लिख इसे इस तरह से, निम्नलिखित शामिल हैं। देखो, अब आप लोग पेपर करोगे तो ऐसे तो कहोगे नहीं भाई इधर उधर कुछ भी लिख दो, थोड़ा प्रॉपर लिखना होता है, तो आपको भी थोड़ा इस तरह से लिखना होगा। सामान्य निवासी निम्नलिखित शामिल किए जाते हैं, किया जाता है। पहला आप लिख लो यहाँ पे, आपका पहला पहले कौन से होंगे, हमारे देश। आप लिख लो, हमारे देश के नागरिक जो साधारणता देश में निवास
करते हैं, साधारणतः देश में निवास करते हैं और जिनकी आर्थिक रुचि का केंद्र ऐसे लिखेंगे, ये जो केंद्र वही देश हो, पहला तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, राइटिंग अगर आप लोगों को लगे कि कुछ दिक्कत है, वैसे राइटिंग क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। सेकंड में आप लिख लो यहाँ पे हमारे देश के नागरिक आप जो विश्व बैंक WHO, ठीक है, तथा विदेशी दूतावास में काम करते हैं। ओके, काम करते हैं, इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे अन्य राष्ट्रों के नागरिक जो एक वर्ष से अधिक हमारे देश, आप देख सकते हैं हमारे देश में हैं। ठीक है, हमारे देश में हैं, और आप लिख सकते हैं हमारे देश में हैं अन्य राष्ट्रों के नागरिक जो एक वर्ष से अधिक हमारे देश में रह रहे हैं। ठीक है, रह रहे हैं, उनकी आर्थिक रुचि हमारे देश में है। ठीक है, उसे वो भी हमारे क्या हैं, सामान्य निवासी हैं। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। ठीक है, इतने सारे लोग हमारे देश के क्या होते हैं, सामान्य निवासी होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं नागरिक। देखो, मैंने कहा है ना, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नागरिक की। ठीक है, अब हमने साधारण नागरिक की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं नागरिक की। नागरिक कौन से होते हैं, आप लिख सकते हैं वह नागरिक वहाँ के नागरिक जहाँ हम जन्म लेते हैं। ठीक है, जहाँ हमारी पुश्ते मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पापा दादा, उनके पापा, ठीक है, बहुत सारे, तो पुश्ते रहते थे या पुश्ते रही हो। ठीक है, पुश्ते रही हो मतलब कई पुश्ते आपकी वहीं पे रह रही हो,
वहाँ के नागरिक कहलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं वहाँ के नागरिक क्या कहलाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला आज बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको क्लियर ना लगे तो प्लीज़ क्लियर पूछ ले मेरे से कमेंट बॉक्स में। क्लियर हो गया ये? नागरिक, वहाँ के नागरिक कहलाते हैं जहाँ पे उनका जन्म होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो सारा। ठीक है, तो नागरिक वाला हो गया। अब हम आगे करते हैं। नागरिक के बाद हमारा यहाँ पे आएगा आगे नागरिक, उसके बाद हमारे कौन से आ जाएंगे? साधारण। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, साधारण निवासी, सामान्य निवासी हमने कर दिया। अब हमारे नागरिक भी हो गए हमारे। अब हम करेंगे सामान्य निवासी कौन से होते हैं, सॉरी सामान्य, साधारण। ठीक है, साधारण निवासी। ठीक है, आई नो, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी लंबी वीडियो बना दी है, लेकिन आपको पता है कि जब हमें टॉपिक पे टॉपिक आता रहता है ना, तो हमें वीडियो बड़ी हो रही है छोटी हो रही है ये नहीं देखना होता है। ठीक है, जब आपकी क्लास चल रही होती है उस टाइम पे आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई आधे घंटे का पीरियड था तो आधे घंटे में वो पढ़ाते पढ़ाते क्या भाग जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। जब तक टॉपिक क्लियर ना हो तब तक हम अपने क्लासेस को ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, तो लंबी वीडियो भले ही है लेकिन आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। मेरे को क्या है कि मेरे को तो नॉलेज है, मेरे को क्या करना है, लेकिन अगर आप लोगों को पता चलेगा, कुछ लोग बच्चे हैं जो पैसे ट्यूशन वगैरह के लिए पैसे नहीं दे पाते हैं या नहीं जा पाते हैं बाहर, तो इनफैक्ट उन लोगों को इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो होगा कि वो लोग पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के, क्योंकि इकोनॉमिक्स ना नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं हुए। इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई ना, इसका मतलब बेकार है, फिर सर के ऊपर से सब जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा से ध्यान से इसको समझ लो। ठीक है, टाइम पे मत जाना कि टाइम वीडियो लंबी है या मैम का समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर समझ में ना आए तो आप मेरे से बिल्कुल पूछना, क्योंकि अगर हमारे अंदर की चीज़ें कोई बताता नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता है। ओके, देखो साधारण निवासी आप लिखना कि एक देश में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए निवास करने वाले व्यक्ति अवधि के लिए निवास करने वाले व्यक्ति को उस देश का सामान्य नहीं, साधारण बोलेंगे, साधारण निवासी माना जाता है। ओके, समझ में आ गया साधारण निवासी किसे कहते हैं। अब हम आगे हमारा जो है वो हम करेंगे असाधारण निवासी। देखो असाधारण निवासी में मैं आप लोगों को लिख पाऊँगी नहीं, क्योंकि असाधारण निवासी वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे देश के नहीं होते, बाहर से आए होते हैं। ठीक है, और वो हमारे देश में आके आप तो ऐसे कहेंगे कि मैम ये तो गैर निवासी भी हो सकते हैं, मतलब वो लोग असाधारण होते हैं। हम कहते हैं ना भाई इसके बोलने का तरीका ही असाधारण है, कोई चाल वाल कोई भी कुछ भी हमारे देश से मिलती नहीं है, असाधारण है। ठीक है, तो मतलब वो आके नए नए हमारे यहाँ पे रह रहे होते हैं, 1 साल नहीं उससे भी कम। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं गैर निवासी किसे कहते हैं,
आप यहाँ पे देखो साधारण निवासी और गैर निवासी में डिफरेंस आता है। तो अगर आप लोग ना मतलब आप लोगों को ना हो तो आप लोग प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। आप लोगों को बुक्स में अवेलेबल हो जाएंगी ये डिफरेंसेस, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं मैम मुझे नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से बोलें, मैं ज़रूर बना के दूँगी वीडियो गैर निवासी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गैर निवासी आप लिख सकते हैं, गैर निवासी वह निवासी होते हैं जो हमारे देश आप लिख सकते हैं जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीक विशेषज्ञ। आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं वह निवासी जो कि हमारे देश के गैर निवासी होते हैं, कि मतलब वो हमारे देश के नहीं होते। जैसे आप लिख सकते हैं कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशी, मतलब हमारे यहाँ का ही है वो, लेकिन वहाँ पे काम कौन कर रहा है, दूसरे देश के लोग, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, गैर निवासी हो जाएंगे, ठीक है। तो वह निवासी होते हैं जो हमारे देश के नहीं होते हैं, और दूसरे जैसे कनाडा जापान आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे, ठीक है। और आपको एग्जांपल्स और भी करवा सकती हूँ मैं, जैसे कि आप लोगों को भारत में शेष विश्व का राजदूता, ठीक है, राजदूत हो गया, जिसे कहते हैं ना भी, एक एग्जाम्पल जैसे कि श्रीलंका में क्या हुए थे, हनुमान जी चले गए थे, वहाँ के नहीं थे लेकिन वो दूत बन के गए थे, ठीक है, दूत। तो ऐसे ही दूसरे यहाँ के लोग हमारे यहाँ पे दूत बन के आते हैं, उन्हें हम गैर निवासी कहते हैं। नॉर्मली आप याद रखो जो हमारे देश के नहीं है वो गैर निवासी हैं, सिर्फ वो काम करने या घूमने टहलने आते हैं, ठीक है, या कुछ देखने आते हैं, ठीक है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लासेस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो हमारी ये जो आपको मैं करवा रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, क्योंकि इसमें आप लोगों का अभी तो हम राष्ट्रीय आय का समुच्चय, मतलब उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इन वीडियोस में कंटिन्यू रहो, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक स्किप हो गया ना तो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को सही लग रहा हो कि हाँ मैम मुझे समझा रही हैं, क्योंकि हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, अपने फ्रेंडों की हेल्प करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, बाय।